अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण एवं अवरोध और संतुलन सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब अमेरिका के संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय वहाँ के संविधान निर्माताओं ने तय किया था कि अमेरिकी समाज में लोकतंत्र उत्तरोत्तर मजबूत होना चाहिए, अर्थात जनता के अधिकारों का हनन किसी भी स्तर पर नहीं हो और अमेरिकी राज्य कभी भी तानाशाह नहीं हो पाए, अर्थात वहाँ का राष्ट्रपति कभी मनमर्जी नहीं कर सके। और इसके लिए बहुत अच्छा उपाय था कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, उनको एक दूसरे से अलग रखा जाए। वह सवाल उठा था उस समय कि कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को एक रखना ठीक है, एकजुट रखना ठीक है, या इन तीनों को एक दूसरे से अलग रखना ठीक है। तो पहले हम जान लें कि ये तीनों अंग करते क्या हैं। तो मोटे तौर पर कार्यपालिका का काम है जो नियम कानून बने उन्हें लागू करना। नियम कानून बनाने का काम, संविधान में संशोधन करने का काम, यह विधायिका का है। और न्यायपालिका का काम है कि कार्यपालिका और विधानपालिका अर्थात व्यवस्थापिका मनमानी नहीं करें, संविधान और कानून के अनुरूप ही उनका आचरण रहे, यह सुनिश्चित करना। कानून और संविधान की व्याख्या करना भी न्यायपालिका का काम है। तो एक सिद्धांत है कि कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका तीनों को अगर समन्वित कर दिया जाए, एकजुट कर दिया जाए, तब राज्य तानाशाह हो जाएगा। कारण कि विधानपालिका में जो है वह कानून बनाएगा और कार्यपालिका में वही है, चाहे उसी की एकजुटता है। तो कार्यपालिका में जैसे विधानपालिका में कानून बना तो कार्यपालिका उसे मनमाने ढंग से लागू करेगी, और न्यायपालिका भी अगर वहीं पर है, उसे भी अलग नहीं रखा गया है, तो न्यायपालिका भी मनमाने ढंग से कानून की, संविधान की व्याख्या करेगी। तो कानून बनाने का काम, कानून को लागू करने का काम और कानून की व्याख्या करने का काम, तीनों अगर एक संस्था को सौंप दिए जाएं या एक व्यक्ति समूह को सौंप दिए जाएं, तो तानाशाही की संभावना पूरी तरह हो जाएगी, लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र के पक्ष में माना गया कि तीनों सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग रखा जाना चाहिए, अर्थात कार्यपालिका बने बनाए कानून को लागू करे, लेकिन कानून बनाने का काम विधानपालिका करे, और इन दोनों पर अर्थात कानून बनाने वाली संस्था और कानून को लागू करने वाली संस्था के ऊपर और इन दोनों से अलग, बिना इनके नियंत्रण में रहे, न्यायपालिका को जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो यह दूसरा सिद्धांत हुआ। पहला सिद्धांत हुआ कि सरकार के तीनों अंगों को एकजुट रखा जाए, लेकिन इसका दोष है कि इन तीनों अंगों को एकजुट रखने पर सरकार कभी भी तानाशाह हो सकती है। तो इसके ठीक विपरीत, जैसा कि मोंटेस्क्यू का भी विचार था कि सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए। और इसका लाभ यह होगा कि विधानपालिका अगर कानून बना भी लेती है और थोड़ी मनमानी भी अगर कहीं कर ले, तो कार्यपालिका उसे सही ढंग से लागू करेगी, वह विधानपालिका से मुक्त रहेगी। और यदि कार्यपालिका और विधानपालिका इनमें साठगांठ हो जाए, तो इन पर नियंत्रण करने के लिए न्यायपालिका को अलग रखा जाता है। तो कार्यपालिका अपना काम करेगी, विधानपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। यह शक्ति का पृथक्करण है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि विधानपालिका के काम में कार्यपालिका और न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी प्रकार कार्यपालिका के काम में दो जो अन्य अंग हैं, विधानपालिका और न्यायपालिका, उनका हस्तक्षेप नहीं होगा। और ठीक इसी तरह न्यायपालिका के कार्य में विधानपालिका और कार्यपालिका की दखल नहीं होगी। इसे कहते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। और मोंटेस्क्यू ने इस पर काफ़ी जोर दिया था
तो अमेरिका में संविधान निर्माताओं ने इसी सिद्धांत को अपना लिया कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के आधार पर चलेगी और इसे संविधान में लागू किया गया। और आज भी हम देखते हैं 1776 संविधान लागू हुआ, आज भी हम देखते हैं कि वह संविधान शक्ति पृथक्करण के आधार पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अब भी वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो कार्यपालिका का प्रधान है, स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य करता है, उसे उसके कार्य में दखल कोई न दे, इसलिए उसके कार्यकाल को सुनिश्चित किया गया है 4 साल। उसके निर्वाचन की अलग प्रकार की प्रक्रिया रखी गई है। वह अपने सहयोगियों की नियुक्ति करता है, इसमें भी वह स्वतंत्र है। बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं, कई प्रकार के उसके कार्य हैं, उन सबको वह सफलतापूर्वक कार्य करता है, वो सब करता है, पूरा करता है अपने दायित्वों को। और उन दायित्वों को पूरा करने में अमेरिका की विधान पालिका या न्यायपालिका की दखल नहीं होती। ठीक इसी प्रकार वहाँ की विधान पालिका को स्वतंत्र रखा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के नियंत्रण से। और इसीलिए अमेरिका की विधान पालिका, जिसमें 2 सदन हैं, कांग्रेस कहा जाता है, जिसके 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, ये दोनों मिलकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। इनके द्वारा अमेरिका में कानून बनाए जाते हैं, बजट बनाए जाते हैं, संविधान में संशोधन का अधिकार भी इन्हीं दोनों सदनों को है, अर्थात कांग्रेस को है। और कांग्रेस को पूरी छूट दी गई है कि वह अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन ठीक से करे, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति या न्यायपालिका की कोई दखल नहीं होगी। बचा तीसरा अंग अर्थात न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में भी अमेरिका में व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होंगे वे अपने निर्णय अमेरिका के संविधान, वहाँ के कानून की दृष्टि से करेंगे। उनके ऊपर कार्यपालिका का और विधान पालिका का कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये दोनों अंग उनके कार्य में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो कार्यपालिका को स्वतंत्र रखा गया है अन्य 2 अंगों से, विधान पालिका को स्वतंत्र रखा गया है अन्य दोनों अंगों से, और इसी प्रकार न्यायपालिका को भी स्वतंत्र रखा गया है अन्य दोनों अंगों से। तो अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का यही अर्थ हुआ कि अमेरिका में कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य करते हैं। और अन्य जो प्रत्येक अंग जब कार्य करता है तो अन्य 2 अंगों के कार्यों में अनावश्यक अकारण हस्तक्षेप नहीं करता। और इसलिए सफलतापूर्वक ये तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था आज भी चल रही है। और यह घोर आश्चर्य भी है लोगों के लिए कि अमेरिका में यह व्यवस्था चल कैसे रही है, क्योंकि जब तीनों अंग अलग अलग हैं तो उनमें आपस में टकराव होना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपनी शक्ति को लेकर उनमें आपस में टकराव भी होना चाहिए। वह टकराव कैसे नहीं होता है? क्या कारण है कि तीनों अंग सफलतापूर्वक एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर अपने कार्य कर रहे हैं? तो इसका जवाब भी उसी समय मिल गया था जब अमेरिका का संविधान बन रहा था। संविधान निर्माताओं ने इस बात पर ध्यान दिया कि अमेरिका में भविष्य में ये तीनों सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहने पर आपस में लड़ सकते हैं। कार्यपालिका कहेगी उसका ज़्यादा महत्व है, इसी प्रकार विधान पालिका और न्यायपालिका भी अन्य 2 अंगों की तुलना में अपने आप को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताने लगेंगे और आपस में टकराव की स्थिति आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि विधान पालिका जो निर्णय करे कार्यपालिका मानने से इनकार करे, या कार्यपालिका जो कुछ करे उस पर न्यायपालिका कहीं सड़ंगा लगा दे। तो दोनों स्थिति में बहुत जनता को ही वहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि जनता अगर वहाँ पर नुकसान में नहीं रहेगी तब तो लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन अगर जनता को ही नुकसान होने लगे तब वहाँ पर लोकतंत्र कमज़ोर होने लगेगा। तो भविष्य के इसी संकट को टालने के लिए अमेरिका में संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ ही अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत को भी लागू कर दिया था। अब अवरोध एवं
संतुलन सिद्धांत का अर्थ हुआ कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से अलग रहकर कार्य तो करेंगे, लेकिन आवश्यकतानुसार प्रत्येक अंग के ऊपर अन्य दो अंगों का भी नियंत्रण रहेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी अंग मनमानी नहीं करे, कोई भी अंग अन्य दोनों अंगों या किसी भी अंग की उपेक्षा नहीं करे। बस यही सुनिश्चित करने के लिए अवरोध एवं संतुलन, यानी संतुलन कायम करना है तीनों अंगों में, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में आपस में उनमें संतुलन कायम करना है। लेकिन अवरोध है, उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी अंग की मनमानी में दो अंग मिलकर अवरोध यानी रुकावट पैदा करें। तो अवरोध लगाने का अधिकार सिर्फ एक अंग को नहीं दिया गया है, अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार तीनों अंगों को दिया गया है कि प्रत्येक अंग अन्य दो अंगों के कार्य में रुकावट डालेगा आवश्यकता अनुसार। इसका अर्थ हुआ कि विधानपालिका अगर कोई कार्य करती है तो विधानपालिका के ऊपर नियंत्रण का अधिकार कार्यपालिका और न्यायपालिका को दिया गया है। कार्यपालिका अगर कोई कार्य करती है तो उसके ऊपर नियंत्रण का अधिकार विधानपालिका और न्यायपालिका को दिया गया है। और इसी प्रकार न्यायपालिका की मनमानी को रोकने के लिए कार्यपालिका और विधानपालिका को अधिकार सौंपे गए हैं। अर्थात अमेरिका में सरकार का कोई भी अंग स्वतंत्र होते हुए भी अन्य दो अंगों के नियंत्रण में है। और चूंकि ऐसी व्यवस्था सभी अंगों पर लागू है, इसलिए अमेरिका में कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण लगाने का भी काम करते हैं। चूँकि सब एक दूसरे पर नियंत्रण लगाते हैं, इसलिए अमेरिका में अवरोध एवं संतुलन की व्यवस्था भी उसी तरह कायम रहती है जैसे शक्ति पृथक्करण लागू रहता है।